दोस्तों आज हमारे साथ है उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल जिन्होंने भ्रष्टाचार और अपने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो उसका खामियाजा आपको सस्पेंड झेलना पड़ा। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जय हिंद वंदे मातरम। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आप अपने बारे में बताइए। जी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार शुक्ला है। हाँ। वर्तमान नियुक्ति मेरी लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में है। हाँ। मैं अमेठी जनपद के गौरीगंज एक मार्केट है, वहाँ पे एक गांव है पूरे राम सेवक मिश्र का पुरवा, वहाँ का निवासी हूँ। मेरे परिवार में मेरी माता जी हैं, मेरी एक बहन है, मेरी पत्नी है, मेरी दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये मेरा सामान्य छोटा सा परिचय। अच्छा सर, जैसे अगर हम बात करें आपकी शुरुआती जीवन की, तो आप गांव से ही थे या फिर आप बड़े शहरों में जाकर जो है पढ़ाई और शुरुआती जीवन अपने जिए? जी निश्चित तौर पे हमारा घर यहीं इसके पीछे ही है। कच्चा मकान था, वहीं पे है। वैसे मैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए थोड़ा बाहर जरूर निकला था। मैं यहीं से थोड़ी दूर पे है इंटर कॉलेज, एक काफी फेमस इंटर कॉलेज है, रणवीर इंटर कॉलेज, वहां से मैं इंटर किया था। उसके बाद फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने बीएससी किया। तो बीएससी करने के बाद आपके मन में ये कहां से आया कि मुझे तैयारी करना चाहिए? बिल्कुल, मैं जैसे ही बीएससी मेरा पूरा हुआ था उसके बाद ही मैंने चूंकि सामान्य परिवार होने का एक ये भी बात रहता है कि जल्दी से कोई नौकरी चाहिए होती है, तो आदमी कहीं आर्मी की तैयारी करता है, कहीं किसी की तो आर्मी की उम्र निकल गई थी तो उसमें हो भी नहीं पाता क्योंकि फिजिकल उतना बढ़िया नहीं हो पाता मेरा। तो जो है पुलिस में आ गई वैकेंसी और पुलिस का मैंने डाला और ठीक ठाक एग्जाम में हो गया तो इधर हो गया। अगर हम आपके पिताजी के बारे में बात करें तो आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी भी होम गार्ड में थे, तो जो है होम गार्ड में ही नौकरी करते थे। तो 5 दिसंबर 2023 को 5 दिसंबर 2023 को पिताजी की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। वो भी एक मेरे जीवन का ट्रिगर पॉइंट था कि मेरे हृदय परिवर्तन का। नहीं, तो पिताजी के मृत्यु से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी? निश्चित तौर पे मैं तो 2015 बैच का हूँ, तो 2015 में ही मेरा हो गया था। पिताजी तो 2023 में खत्म हुए। अच्छा, तो पहली बार में सिलेक्शन हो गया था या फिर दूसरी बार में? नहीं, पहली बार में, पहला ही पेपर था जिसको मैंने फॉर्म भरा और दिया और उसी में हो गया। अच्छा सर, आप जैसे आज भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो जिस समय आपकी ज्वाइनिंग हुई थी वहां पे भी आपको क्या पैसा देना पड़ा था, घूस देना पड़ा था? नहीं नहीं नहीं, मैं वो भर्ती टाइम पे मैंने एक भी रुपया नहीं दिया था घूस के तौर पे। यहाँ तक कि जो पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है उसमें भी एक अब्दुल कलाम साहब नाम के एक दीवान जी थे, कहीं पे मुझे पैसा नहीं देना पड़ा। अच्छा सर, आप पुलिस विभाग ही क्यों चुने कि मुझे नहीं इसी में ड्यूटी करना है और इसी की तैयारी करके हमें इसी का पेपर जो निकालना? मैंने आपको बताया ना कि जो है जल्दी से नौकरी चाहिए होती है, तो जल्दी से नौकरी में ये वैकेंसी आई और मैं इसमें ज्वाइन कर लिया। और इसमें स्कोप भी था कि जो है आप मदद भी कर सकते हैं लोगों की, और मुख्य रूप से ये था कि जल्दी से नौकरी में जो जल्दी मिला वो कर लिया। नहीं, जैसे कि आज आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज आप घूस के खिलाफ आवाज उठा रहे हो, तो उस समय आपको ये नहीं पता था कि पुलिस में हम जाएंगे तो वहां पे हमें भी घूस लेना पड़ेगा? ये चूंकि बाहर से आदमी नहीं जान पाता है, लेकिन कुछ तो जानकारी थी ही कि चूंकि ऐसा नहीं है कि मैं समाज में नहीं था। समाज में ये ऐसी बातें तो रहती हैं कि जो है कभी घूस की बातें तो सुनने में आती ही थी कि यहाँ पे देना पड़ता है, वहां पे देना पड़ता है, लेकिन ऐसा ज्यादा मैं नहीं जानता था कि ऐसा होता है। अच्छा, जैसे कि आपकी जब ज्वाइनिंग हुई, अब तक लगभग 10 साल हो चुके हैं जी, तो पिछले 10 साल में आप कहाँ कहाँ कार्यरत थे? मैं पहली पोस्टिंग मेरी जो है अंबेडकर नगर में रही है। अंबेडकर नगर के एक थाना जो है आलापुर रहा है, वहां पे रहे। अंबेडकर नगर में 2023 तक हम 2022 तक रहे और वहां पे एक सांसद जी थे, माननीय सांसद रितेश पांडे जी, उनके साथ में 3 साल रहा। उसके बाद फिर मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में पहले रूरल में रहा 1.5-2 महीना, उसके बाद फिर से ट्रांसफर हुआ मेरा, लखनऊ कमिश्नरेट में पहुंच गया, अर्बन क्षेत्र में। तो सर, जैसे कि आप 10 साल के बाद आप आवाज उठा रहे हो, सिस्टम के खिलाफ आप बोल रहे हो, तो पिछले 10 साल में आपको ये चेतना नहीं आई कि मुझे सिस्टम के खिलाफ बोलना चाहिए? वहां पे आपको घोष नहीं दिखाई पड़ा? जी बिल्कुल, ये सत्य बात है कि पहले आदमी अपने आप से सैक्रिफाइस करता है कि ये न करना पड़े, ऐसे नहीं, ये ठीक नहीं है, इसमें नुकसान है, इसमें बहुत तरह से अपने आप को समझाता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति बनती है कि फिर वो
छोटा लगने लगता है और ये बड़ा लगने लगता है, तो फिर जो बड़ा लगता है उसकी तरफ आदमी करता तो उस समय आप सेटिस्फाइड क्यों हो रहे थे कि आप भी उसमें मिल बांट के खा रहे है। थे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात को बताना चाहूंगा कि जैसे मेरा घर, मैं बताऊंगा कि जैसे बारिश का जब मौसम आता था तो ऐसे लगता था कि जो है भगवान बारिश ना करे, नहीं तो घर में सारा पानी जाएगा, और डर लगता था बारिश से। तो जब ऐसी स्थिति घर की होती तो लगता है कि पहले घर बना लिया जाए और सारी चीज कर लिया जाए। हालांकि जैसे घूस की बात जो है, घूस तो मैं कभी ना तो लिया हूँ ना लेना पसंद करता हूँ, और मैं उसका सख्त विरोधी हमेशा से रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि अपना काम चलाने के लिए जो है मुझे घूस जगह जगह पे देना पड़ता था, और मैं दिया भी हूँ कई बार। नहीं, आपने घूस नहीं लिया, फिर 10 साल से आप चुप क्यों बैठे थे? वही तो बता रहा हूँ कि चुप इसलिए बैठे थे कि घर की स्थिति ऐसी थी कि वो सरवाइव करने के लिए ही मतलब कि आपको करना पड़ेगा, ये आपको घर बनाना पड़ेगा। तो घर बनाने के लिए आपको कुछ दिन नौकरी में रहना पड़ेगा और उस पीड़ा को सहना पड़ेगा। फिर पीड़ा सहते सहते ऐसी स्थिति आती, जैसे मेरी आज भी स्थिति ऐसी है कि मैंने लखनऊ में एक मकान लिया, उसमें 30 लाख लोन चल रहा है। उसको अब वो पीड़ा नहीं सही जा रही है, इसलिए मैंने जो है बोल दिया, नहीं तो आराम से घर तो मेरा उसका चला ही जाता, EMI कट जाता, घर फ्री हो जाता। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि जो है 30 लाख का लोन भी है, लेकिन वो पीड़ा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो ये सारी चीजें भूल जाती हैं। अब वो स्थिति आ गई। अच्छा सर, तो जब आप ड्यूटी ज्वाइन किए थे उससे पहले आपके पास रहने के लिए घर भी नहीं था? हाँ, नहीं था, एक कच्चा सामान्य सा घर था। तो घर तो था ही, कच्चा घर था ये था। नहीं, तो अभी जो ये घर बना ये आप नहीं बनवाए? मैंने, मेरी पत्नी ने और पिताजी ने, तीनों लोगों ने मिलकर बनाया। तीनों लोग? अभी घर में और कौन कौन, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में है? मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरी बहन भी है। आपकी वाइफ किस डिपार्टमेंट? वो भी पुलिस विभाग में है, और बहन जो है होमगार्ड में। बहन होमगार्ड में। तो सर जैसे कि 10 साल अलग अलग जगह आपने नेताजी के साथ भी, हर जगह आपने माहौल भी देखा जी, सब कुछ, तो आपके मन में अभी कहाँ से विचार है कि नहीं अब सही समय है और अब मुझे आवाज उठानी चाहिए? देखें, ये क्रमिक चीजें हैं कि आप जब जैसे कोई बांध होता है उसमें धीरे धीरे पानी आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, तो एक टाइम आता है कि ओवरफ्लो हो जाता है। तो वो स्थिति बनती है। तो फिर ऐसी स्थिति, जैसे जब एक पीड़ा होती है, पीड़ा सहते 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 जब नहीं सहा जाता है तो ऐसी फिर स्थिति बनती है। तो वो कोई मेरा एक दिन का नहीं है कि अचानक से मुझे गुस्सा आया और मैंने कर दिया। ये एक क्रमिक है, धीरे धीरे हुआ, लोगों की पीड़ा मैंने देखी, और पीड़ा देखते देखते फिर ये सारी चीजें हुई। नहीं, तो पिछले 10 साल में आप भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हो कि मैं खुद भी रिश्वत देता था जी। तो जब आप रिश्वत के खिलाफ थे, आपको रिश्वत बुरा लगता था, तो आप खुद रिश्वत क्यों देते थे? इसलिए देते थे कि अगर नहीं देते, जैसे TADA है, हाँ। तो 1 लाख मुझे मिलना है, अगर नहीं देते हाँ। तो मुझे वो कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता ना? तो इसीलिए तो बता रहा हूँ कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक मैं आपको नहीं मिलेगा। नहीं, तो वो मिलेगा क्यों नहीं, इसका रीजन क्या है? फिर आपका वो बंक में चला जाएगा, वो आपको ऐसे रखा रहेगा कूड़े की तरह। हाँ। जब आप पैसा देंगे तभी वो एक्टिव होगा, इसीलिए मजबूरी में आदमी देता है। नहीं, तो वहां पे जो थाना प्रभारी थे, या फिर अगर आप पुलिस लाइन में रहे हो, या फिर किसी सांसद नेता के साथ रहे हो, तो जो आपके अधिकारी कोई ना कोई तो आपको जो है लीड करते ही रहे होंगे, जिनके आप टीम में रहे होंगे, तो उनसे आपने ये बात नहीं कही? देखें, मुझे पहले ये नहीं पता था कि मुझे ये सब करना पड़ जाएगा, और आदमी पहले अपने आप को समझाने का प्रयास करता है, सिस्टम में जो चल रहा होता है उसमें चलने का प्रयास करता है, और भी पुलिस वाले सब चल ही रहे हैं वैसे ही। तो मैं अपने आप को रोक रहा था कि सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, वो जो हो रहा है उसे होने दीजिए, आप भी सिस्टम के साथ चलिए। लेकिन जब चलते चलते जब आदमी थक जाता है तो फिर रास्ता बदलता है। आप क्या ये बात मान रहे हो कि आज पुलिस विभाग पूरी तरीके से घूसखोर हो चुका है? नहीं, ये चीज मैं नहीं मानूंगा कभी भी। इसमें 10 से 15% लोग ही जो है घूसखोरी करते हैं, 85% इसमें बहुत अच्छे लोग। अच्छा, आपके मन में ये विचार कहाँ से है कि नहीं मुझे वर्दी पहन के आवाज उठानी है? देखिए, वर्दी की लड़ाई है तो वर्दी पहन के तो हम आवाज उठाएंगे। कि वर्दी से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी? नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं, मेरी बात दूर तक जाएगी निश्चित तौर पे। अगर मेरे जैसे जो लोग बिल्कुल सब देख रहे हैं उसके बाद भी मौन है, तो मुझे लगता है कि आप जब वर्दी पहन के, वर्दी की पीड़ा है तो वर्दी पहन के ही तो बोलेंगे तो दूर तक जाएगी बात। तो इसीलिए मैंने वर्दी पहन के बोला। नहीं, वर्दी से लोगों के बीच में एक छवि अलग होती है कि हाँ ये कांस्टेबल है, भैया पुलिस विभाग में है, तो लोग आपकी बातें वहां पे ज्यादा, अगर बिना वर्दी के बनाते तो शायद कम लोग आवाज उठाते। मैं तो पहले ही बता दिया आपको कि सीधी बात है कि वर्दी की लड़ाई थी, तो वर्दी पहन के ही मैं उसको जो है अपनी बातें रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैंने अपनी बात रखने का प्रयास किया, और आपके माध्यम से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी बात, निश्चित तौर पे हमारे साथ जो है सुधार होगा। नहीं, आपने किसी को पत्र नहीं लिखा कमिश्नर? मैंने कई बार पत्र लिखे, मैंने ग्रीवांस सेल में कई बार एप्लीकेशन दिए कि ये समस्या है,
गोपनीय एप्लीकेशन दिए, कई बार दिए, फिर वहां से क्या रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पांस नहीं। मुझे चूंकि रिसिप्ट भी नहीं मिलता है तो उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। अच्छा, आपकी पत्नी भी पुलिस विभाग में है, जी आपकी बहन भी पुलिस विभाग में है, जी तो आप जब आज पुलिस विभाग के खिलाफ बोल रहे हो तो इसका जी। क्या उन्हें भी इस बात को जो है झेलना पड़ रहा है अपने डिपार्टमेंट नहीं, में? उन्हें भी असुरक्षा महसूस हो रही है? अभी कानून जो उन्हें भी दबाने की कोशिश कर नहीं रहा है? नहीं, किसी प्रकार का उनको दबाने का प्रयास नहीं कर रहा है, इसलिए कि ये मैं कर रहा हूं ना, तो उनका उससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो हमारे नात मात रिश्तेदार में बहुत सारे पुलिस वाले होंगे, हाँ। तो क्या सबको दबाया जाने लगेगा? वो मेरी बात है, वो मेरी बात है, और हमारी पत्नी हमारी बहन से क्या मतलब है? नहीं, आपकी पत्नी ने रोका नहीं कि देखिए, छोड़िए? हर व्यक्ति ये रोकने का प्रयास पहले करता है, और मुझे भी रोकने का प्रयास किया गया था, और जब एक समय ऐसा लगता है कि ये पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ गई तो आदमी नहीं रुकता है, तो मैं नहीं रुका। अच्छा सर, आपके ऊपर जब जांच बैठाई गई, जी आपने जांच करने वाली टीम के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया। जी। आपसे मैं पूछता हूँ, हाँ मैं समझ गया क्वेश्चन आपके, आपसे मैं पूछता हूँ हाँ। कि जिसके ऊपर आप आरोप लगाएं हाँ। और वही आपकी जांच टीम में हो, तो किस तरह के न्याय की आप बात करते हैं? आपको क्या लगता है कि सही है? नहीं तो जो लोग अभी आपकी जांच कर रहे हैं वो सभी लोग भ्रष्टाचारी हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके ऊपर मैंने आरोप लगाया था, पुलिस लाइन के जो हमारे अधिकारी वर्ग थे, हाँ। अगर वही जांच करेंगे तो फिर ये इसकी क्या प्रासंगिकता है कि जो है इसमें ठीक ढंग से जांच होगी? नहीं तो जांच वही कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे हैं। जब मैंने कहा तो हाँ। उसके बाद जांच टीम बदल दी गई। हाँ। जांच टीम बदली गई तो दूसरे पुलिस वालों को जांच में शामिल किया तो गया। इस टीम से आप खुश हो? मैं पुलिस विभाग से नहीं, मैं तो हमेशा कह रहा था कि मजिस्ट्रेटिक जांच हो या न्यायिक जांच हो, जब पुलिस, मैं ये मानता हूँ कि आप एक घिसा पिटा तरीका हमारे यहाँ है कि आप बयान दर्ज करेंगे, जो भी सिपाही दीवान चाहे बताना चाहे तो उसका बयान दर्ज किया जाएगा। आपको क्या लगता है किसी आईपीएस अधिकारी के सामने कोई सिपाही दीवान जाके बयान दर्ज कराएगा कि नहीं सर घूसखोरी हो रही थी? ये कैसी बकवास है, ये एकदम निरर्थक बात है। इसमें कभी कोई सिपाही दीवान जाके किसी आईपीएस के सामने ये नहीं कह सकता है घूसखोरी हो रही थी। क्यों नहीं कह सकता? कौन कहेगा? कि जैसे मैं भी तो सत्य बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति जानता है। अगर भ्रष्टाचार नहीं चल रहा है तो विजिलेंस की टीमें क्यों उठा रही हैं लोगों को? सिपाही दीवान दरोगा रोज तो उठाए जा रहे हैं, घूसखोरी चल रही है तभी तो उठाए जा रहे हैं। नहीं, योगी जी तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हो चुका है। मैं बिल्कुल, वो उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का तो सपना ही है, और निश्चित तौर पे वो अपने स्तर से अभियान भी चला रहे हैं और उसको मुक्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं। कैसे होगा जब लेकिन वो सबकी ड्यूटी है ना इसको मुक्त करने की, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना देखने से हमारा भी तो कर्तव्य है कुछ, कि हम भी उसमें जो है उसको दबाएं। लेकिन हमारा जो है, अब उसको दबाया कैसे जा सकता है? केवल ट्रांसपेरेंसी से, तकनीकी का उपयोग करके। जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं वहां पे यही चीज है कि तकनीकी का इतना उत्तम साधन है कि आप कहीं भी भ्रष्टाचार करेंगे तो उसके प्रिंट छूटेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें नहीं हो पाती। मैं उसी तरह के तंत्र की व्यवस्था की बात करता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी हो जगह जगह पे। हमें बाबुओं से क्यों मिलना? जब मानव संपदा पोर्टल पे सारी चीजें हो सकती हैं तो बाबुओं के आगे पीछे नहीं घूमेंगे तो नहीं देना पड़ेगा घूस। तो मैं उसी प्रकार की व्यवस्था की बात करता हूँ। अच्छा, आपने कहा कि मैं सनातनी हूँ जी, मैं किसी से डरूंगा नहीं जी, लेकिन अभी एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि आप मुख्यमंत्री के सामने जाकर आवाज नहीं उठा सकते जी, आप मुख्यमंत्री आवाज के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कमिश्नर या बड़े जो पद पे बैठे हुए अधिकारी हैं उनसे जाकर आप अपनी शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे ही आप क्यों आवाज उठाएंगे? मैं ये जो आवाज उठा रहा हूँ ये तो मैं सभी तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ ना। नहीं तो जो आपके अधिकारी हैं उन तक क्यों नहीं पहुंचाना? उनसे डायरेक्ट आप जाकर कह सकते हो, क्यों नहीं? मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया अपने अधिकारियों के पास भी, मैंने कई बार एप्लीकेशन दिया कि जो है इसमें सर ऐसे ऐसे है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी उनको उनकी अपना ग्लैमर प्रभावित होता हुआ दिखने की वजह से वो जो है उसमें सुधार करना नहीं चाहते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पे हमारा पूरा फेथ है, पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, उन तक बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पे हमारे पूरे पुलिस परिवार और हमारे साथ न्याय होगा, ये उम्मीद है। अच्छा सर, हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी पुलिस वाले पे या किसी भी सरकारी अधिकारी के ऊपर जब जांच बैठती है उससे पहले उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन आपके ऊपर जांच बैठने के बाद आपको सस्पेंड किया गया जी। इसमें क्या ऐसा मुख्य कारण रहा? ये मुख्य कारण ये है कि आप लोगों का सहयोग रहा, कि आप लोगों ने दूर तक बात पहुंचा दी, तो जिस कारण जो है ये सारी चीजें नहीं हुई। नहीं तो पहले जांच से पहले तो हमेशा आप सारे केसेस में देखते होंगे कि जांच बाद में होती, पहले सस्पेंड होता है आदमी। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ कि जांच कम से कम कुछ भी झूठा फूरा जो कुछ भी हुआ
भले वो बायसनेस और पूर्व धारणा से ग्रसित जांच हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ पहले हुआ कि समाज के सामने तत्काल पहले मुझे सस्पेंड नहीं किया गया, पहले जांच का अपना एक आडंबर बनाया गया, पूरा वो झूठ का बुलिंदा ओढ़ा गया, उसके बाद मुझे सस्पेंड किया गया। ये बात ठीक है कि कम से कम थोड़ा सा टाइम तो लिया गया। ये इसलिए लिया गया कि आप लोगों की बदौलत है कि आप लोगों ने इतनी दूर तक इस बात को पहुंचा दिया कि ये अगर तत्काल हमें सस्पेंड कर देते तो अपने शंका के घेरे में स्वयं बंध जाते। क्या आज पुलिस विभाग में ईमानदार होना सबसे बड़ा जुर्म है? नहीं, ईमानदार लोगों की संख्या कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहला ईमानदार हूँ पुलिस विभाग में। 80 से 85% पुलिस वाले जो है बहुत ईमानदार हैं, और वो केवल सिपाही नहीं है, सिपाही, दीवान, दरोगा, इंस्पेक्टर और पीपीएस, आईपीएस सभी हैं, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं। तो मैं कोई नया ईमानदार और नई कोई ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सभी ये चाहते हैं कि माँ भारती पे जो ये भ्रष्टाचार रूपी दाग लगा है, जिसकी वजह से हम लोग विकास के पथ पर धीमी चाल में चल रहे हैं, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को मिटाया जाएगा तो हम लोग विकास की गति में तेज रफ्तार से दौड़ेंगे और चाइना, अमेरिका को पीछे छोड़ेंगे। अच्छा सर, आपने प्रशासन की ऐसी कौन सी नब्ज पकड़ी कि नीचे से और ऊपर तक बैठे हुए सभी अधिकारी आपसे डर गए? नहीं, मैं डरना नहीं मानता हूँ। हाँ, ये इतना जरूर कहूंगा कि मेरी बात उन तक पहुंच गई। मैं इसको हमेशा कहता हूं कि जैसे अगर आप किसी प्लान के तहत नहीं चलेंगे तो बिल्कुल हमेशा विफल हो जाएंगे। तो मैं जो है ऐसे टाइम का भी इंतजार कर रहा था कि मैं उस टाइम बोलूंगा तो ज्यादा दूर तक बात पहुंचेगी। तो मैं जो है इंतजार कर रहा था कि ईरान का युद्ध थोड़ा सा धीमा हो, तो उसके बाद मैं बोलूंगा तो दूर तक बात जाएगी। और उसके बाद जो लोग बिल्कुल कान में तेल डाल के बैठे हैं हमारे अधिकारी वर्ग में, उनको झकझोरेगा और वो उठ खड़े होंगे हमारे लिए न्याय करने के लिए, बात सोचने लगेंगे। ये अच्छा, आपने कहा कि ड्यूटी लगाने के लिए पैसा लिया जाता है। बिल्कुल। वो पैसा किस तरीके से बड़े अधिकारियों तक पहुंचता है? बिल्कुल, मैंने पहला वीडियो ही इसी का बनाया था कि जमींदारी व्यवस्था हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के लखनऊ कमिश्नरेट के रिजर्व पुलिस लाइन में चलाया जा रहा है। हाँ। तो मैंने कहा था कि जो है पहले गणना डी है एक पुलिस लाइन में, तो गणना डी में अगर आपको गार्डों में ड्यूटी लगवाना है तो पहली बार आपको 2000 रुपया गणना प्रभारी को देना पड़ेगा। आप गार्डों में पहुंच जाएंगे तो वहां पे एक आपको जमींदार मिलेगा गार्ड कमांडर के रूप में, और वो ऐसा जमींदार बेचारा है कि उसको स्वयं को पैसा देना पड़ता है। तो गार्डों में इकट्ठा किया जाएगा पैसा 2-2 हजार प्रति व्यक्ति प्रति महीना की दर से गार्ड कमांडर के पास। गार्ड कमांडर सारे पैसे का कलेक्शन करके लाके गणना प्रभारी को देगा। गणना प्रभारी अपना हिस्सा काट कर आरआई महोदय को देगा। आरआई महोदय अपना हिस्सा काट कर अपने शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। ये क्रम है। इसको मैं कोई नया ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, कोई मेरा नया रिसर्च है, ये हर व्यक्ति जानता है। अच्छा सर, आपकी जो वाइफ है और आपकी बहन जी, उनको भी ड्यूटी अपना लगवाने के लिए पैसा देना पड़ता है? जी, मैं आपको बताऊं कि मेरी बहन जो है होमगार्ड में नौकरी करती है। तो पहले हमारे पापा जब ड्यूटी करते थे तो 500 रुपया देते थे ड्यूटी लगवाने के लिए, लेकिन अब व्यवस्था ऐसी बना दी गई है, ट्रांसपेरेंसी इतनी हो गई है कि लखनऊ से ही ड्यूटी लग के आती है, किसी प्रकार घूस देने की जरूरत नहीं होती है। अब होमगार्ड विभाग में बहुत अच्छी व्यवस्था है, बस एक व्यवस्था और कर दी जाए कि उन लोगों की छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं, छुट्टी हो जाए बस, यही इतना। नहीं तो उनसे भी ड्यूटी लगाने का पैसा लिया जाता है? नहीं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया। नहीं तो आपने तो कहा कि हर जगह पैसा लिया हर जगह का मतलब मैं पुलिस विभाग में ऐसा नहीं है कि हर जगह, मैंने अभी आपसे कहा ना कि होमगार्ड विभाग में नहीं लिया जाता है, जहाँ पे नहीं होता होगा मैं कहूंगा कि नहीं। तो आपकी वाइफ तो हेड कांस्टेबल है, उनसे लिया जाता है? नहीं, जैसे जब आप जैसे वाइफ के ही मामले में एक बार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मैंने स्वयं दिया था 4500 रुपया। किस चीज का? चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मतलब जैसे पत्नी का हमारे डिलीवरी हुआ था। हाँ। तो उसमें 50,000 का बिल बना, तो 50,000 के बिल जो है मैं गया देने के लिए, तो बाबूजी ने कहा कि 45,000 में दिलवा दूंगा। तो 45,000 दिलवाने का 10% 4500 रुपया मैंने घूस दिया, और बाद में जब वो हमारा रिम्बर्स होने का समय आया तो 35,000 मुझे मिला। तो मैंने बताया कि सर ये कैसे 45,000 बात करके 35,000 क्यों देना, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो मैंने कहा कि पैसा वापस कर दिए, तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं वापस होगा। तो मैंने कहा कि मैं कप्तान साहब के सामने पेश हो जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इतने ढीठ लोग हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कप्तान साहब के पास पेश होने के लिए गया, तो वहां भी पेश नहीं होने दिया गया। मैं फिर एडिशनल एसपी साहब के पास मुझे पेश कराया गया। एडिशनल एसपी साहब ने आदेश किया सीओ साहब के जांच के लिए, तो जांच चल रही है। अब उसका मुझे पता नहीं कि क्या जांच में हुआ क्या नहीं। ये किस साल का है बात? ये इसी वर्ष का। इसी वर्ष का जी। अच्छा, तो एक ही डिपार्टमेंट में आपसे एक जगह ड्यूटी का पैसा लिया जा रहा है, दूसरी तरफ
दूसरी जगह नहीं लिया जा रहा। नहीं नहीं, देखो पत्नी की पोस्टिंग कहाँ, ये मतलब है ना, तो जैसे कहाँ पे अभी थाने पे पोस्टिंग है उनकी। अच्छा। थाना हरचंदपुर में। हाँ। तो उनकी पोस्टिंग थाने पे, थाने पे ड्यूटी लगाने के लिए थोड़ी ड्यूटी लगती है, वो पैसा देना पड़ता है, वहां तो ड्यूटी ही लगती है। हाँ। तो वहां उसके लिए पैसा नहीं लगता। जैसे वहां पे इसलिए पैसा लिया जाता है कि वो थोड़ी आराम की भी ड्यूटी है, वहां पे टीएडीए मिलता है 390 रुपया पर डे का। तो उसमें से घूस लिया जाता है कि मतलब आपको 390 रुपया जो मिल रहा है उसका 20% आप मुझे घूस के रूप में दे दीजिए। वहां पे टीएडीए बरामद करने के लिए बाबू को, और पहली बार ड्यूटी है 4-5-6 हजार रुपया खर्चा हो जाता है उसमें, जो 10-12 हजार आपको मिलता है। तो फिर कितने दिन तक वहां पे आपकी ड्यूटी लगा? 1 महीने में रिचार्ज कराना पड़ता है उसमें। तो जैसे आप हर महीने जैसे जियो का रिचार्ज कराना पड़ता है, वैसे वहां ड्यूटी के लिए, वार्डों में ड्यूटी के लिए रिचार्ज कराना पड़ता है। तो फिर टीएडीए से कितना मिल जाता है पूरे महीने? 390 रुपए के हिसाब से आप 1 महीने का जोड़ लीजिए, अगर वहां पे 1 महीना पूरा ड्यूटी किए तो। नहीं तो जो है तो 11,700 हुआ। हाँ, 11,700 हुआ। फिर दूसरे महीने में जब आप जाएंगे तो उसका आधा हो जाता है। दूसरे महीने में उसका आधा, फिर उसमें से बाबू को कितना देना होगा? फिर उसका 20% है। अच्छा, कितना रहेगा उसका? हाँ, उसका 20%। 20% आपको देना ही हाँ। देना। अच्छा, अभी आपको सस्पेंड कर दिया गया जी। इसके बाद आपकी किसी अधिकारी से या किसी से बात हुई? नहीं, किसी से कोई बात नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार की जो ये जानकारी है बड़े अधिकारियों को? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप बताइए, अगर ना हो पता तो जैसे एलआईयू है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, अगर वो बाहर की चीजों को इकट्ठा कर सकती है, क्या अंदर की चीजें नहीं पता होंगी? हर व्यक्ति जानता है। तो फिर वो खामोश क्यों? खामोशी इसी बात की है कि अनुशासन का खोज बना हुआ है। अनुशासन, आप ऐसा खोच बांध दिया गया, जैसे जानवरों के मुंह में बांधा जाता था कि वो अगर उनको हल चलाते समय कि वो जो है कुछ खा न ले कि उनके पैर में लग जाए, तो उसी तरह से अनुशासन का खोच ऐसा बांधा गया कि आप बोल ना सके। आप बोल नहीं पाएंगे तो जो करना है वो करते हैं। तो इसलिए नहीं बोल पाते, जानते हैं बोलेंगे तो देखिए मैं बोला तो हूँ, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, तो उनके साथ भी हो जाएगा। तो इसलिए आदमी अपना परिवार पालना चाहता है, समाज सेवा नहीं करना चाहता है। तो क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए मिल बांट के सब कोई खा रहे हैं? मतलब मैंने कहा कि ना 80 से 85% लोग ईमानदार हैं, वो सब नहीं करते हैं। 10-15% लोग हैं, वो पहली वाली कुर्सी पे बैठते हैं और जो है वो करते हैं। तो वही क्यों पहली वाली कुर्सी बैठते हैं? यही तो है कि यही तो हमारी समस्या है। यही तो मैं चाहता हूँ, जो ईमानदार है उनको पहली कुर्सी पे बैठा। वही तो मैं चाहता हूँ कि ये तब हो सकता है जब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, तो अच्छे लोगों को भी मौका मिलेगा और वो समाज में एक अच्छा मैसेज देंगे। इससे एक्चुअल में मेरे बताने का मतलब है, इससे डायरेक्ट जनता इफेक्ट होती है। अगर अंदर पुलिस के करप्शन रहेगा तो निश्चित तौर पे जनता के ऊपर इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है, और जनता के ऊपर जो है इसका भ्रष्टाचार का बोझ पड़ता है। मैं उसका सोचिए ना कि पुलिस का आदमी तो 40-45 हजार कमा भी रहा है, जो आम जनता है, भारत की 85% पॉपुलेशन 10,000 कमाती है। अगर उससे 500 रुपया ले लिया जाए तो इतना तकलीफ होता है बेचारा। वो एक तो 10,000 रुपया पाता है और उसमें से 500-700 रुपया ले लिया गया, तो एक बहुत बड़ा एक क्षति है उनके पूरे जो अर्निंग का समझिए 10-20% निकल जाता है। आपके लिए 500 होगा, उनके लिए पूरी अर्निंग का 10-15%, 20% हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अंदर की ट्रांसपेरेंसी बढ़े, इससे बाहर जनता के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़े और बाहर भ्रष्टाचार में कमी है। अच्छा, जिस समय आप थाने पे तैनात थे जी, उस वहां पे जब लोग, गरीब परिवार के लोग आते थे अपने एफआईआर दर्ज करवाने या फिर कोई शिकायत करने, क्या बिना पैसे की उनकी शिकायत लिखी जाती थी? मैं उस समय अंडर ट्रेनिंग में था, तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, बहुत ज्यादा जानकारी इस बात की, या इस पे आप बोलना ही नहीं चाहते? नहीं बोल, अब मैं सब कुछ बोल रहा हूँ तो इस पे भी बोल देता, लेकिन जो जानकारी मुझे नहीं होती मैं उस पर नहीं बोल पाता, जब तक मैं देखा ना हूँ आंखों से। अब वो अंदर क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा नहीं। अब अंडर ट्रेनिंग था तो मैं तो केवल यही, जो छोटा बच्चा रहता है पहली बार आता है तो वो वर्दी पहन के घूमने में ही, कभी छम इधर कभी छम उधर में ही व्यस्त रहता है। तो अंडर ट्रेनिंग में क्षेत्र में ड्यूटी करने गए थे? हाँ, तो हाँ बिल्कुल गया था। तो उस टाइम जो है हमारे जो दीवान जी लोग रहते थे, तो हमें किसी दुकान पे बैठा देते थे कि बेटा खा लो पी लो। अब वो क्या खेल करते थे वो जाने, लेकिन हमें खिलाने पिलाने से मतलब रहता था। हम लोग भी पहली बार पहुंचते थे तो जो है जो कुछ खिलाए पिलाए, अपना खाए पिए, लस्सी उस्सी पिए, मौज मस्ती से चले आए, यही सब होता था। तो दीवान साहब आपको खाने के लिए बैठा देते थे और खुद खेला करते थे? वो अपना जाने, चूंकि मैं एग्जैक्ट कह नहीं सकता कि चूंकि मैं उनको कभी देखा नहीं। कभी कभार हाँ, एक आध जगह मैंने देखा था, एक न्योरी स्थान है, न्योरी चौराहा है, वहां पे कुछ गाड़ियां निकलती थी, तो गाड़ियों से जाके मिलते थे। कभी हाथ में पैसा लेते तो मैंने नहीं देखा, लेकिन गाड़ी वालों से मिलते थे। अब क्या होता अब मुझे समझ में आता है, जरूर कुछ लेते रहे होंगे, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं समझ में आता। तो गाड़ी वालों को दीवान साहब रोकते थे, पैसा लेते थे, फिर जाने देते थे?
हाँ ऐसा कुछ होता, अब मुझे समझ में आता है, उस टाइम नहीं समझ में आता। उस समय नहीं समझ में आता था।